हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नम्मा के हिस्ट्री का बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम लोग इसका पार्ट 4 हो चुका है, पार्ट 5 है जो कि ये लास्ट पार्ट है, तो आप इसे हम लोग करेंगे और देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जनतंत्र में परिणाम क्या क्या, जो आक्रमण हुआ फ्रांस की क्रांति हो उसका परिणाम क्या क्या परिणाम था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीली वाली डिबिया में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या परिणाम था। कौन डिबिया? पीली वाली डिबिया में। तो पहला परिणाम में हम लोग देखते हैं पुरातत्व व्यवस्था का अंत। ये परिणाम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप देखेगा तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होगा, जो लिखा हुआ रहता है, नीचे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा इसका लिंक दिया रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सबका इसके नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। तो आप वहाँ पर से भी जाकर देख सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में खोलकर आप प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पुरातत्व व्यवस्था का अंत किस प्रकार से हुआ, जो हम लोग देख पढ़ चुके हैं कल। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस तरीक़ा से हुआ है ना। एक धर्म को माना जाता है किस तरीक़ा से, सभी धर्म को, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म को आपको मानने के लिए क्या छूट है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसके पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ करता। तो यहाँ तक हम इसके पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र की स्थापना किस तरीक़ा से हुआ, व्यक्तियों की महत्ता की स्वीकृति क्या था, समाजवाद का प्रभाव किस प्रकार था, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन क्या था, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या था, राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, और महिला आंदोलन क्या था। इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 2 परिणाम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 8 परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट होगा आज। यही हमें फ्रांस की क्रांति इस वीडियो के माध्यम से हम खत्म करेंगे। कल इसका जो अगला वीडियो होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला करा जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र की स्थापना क्या? फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकारियों के सिद्धांत को समाप्त करने किया और जनतंत्र की स्थापना किए। जितना भी राजा के दैविक शक्तियाँ जो पीछे जो सारा जो राजा के दैवी अधिकार जो था, जितना भी अधिकार था, सब अधिकार को समाप्त करके क्या बना, सारा अधिकार को समाप्त करके जनतंत्र बना। या कह सकते हैं कि मान लीजिए राज का महल है, राज में सारा अधिकार किसके पास होगा? ये सारा अधिकार राजा के पास होगा, और राजा के पास सारा अधिकार होगा। यह अधिकार यानी कि पूरा स्थान पर ही राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और इस स्थान के जो हक इसका है, इस सब को क्या कर दे, खत्म कर दिया जाए। यानी कि यहाँ का अधिकार अब किसके पास चल जाए? जनता के पास। किसके पास? जनता का पास। तो और ये अब राजा की शक्ति खत्म हो गया, तो राजा का अधिकार तो कुछ रहा नहीं, अब अधिकार रहा किसका? जनता का अधिकार। उसी को हम लोग कहते हैं जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र की स्थापना में सिर्फ किसका अधिकार होता है? जनता का अधिकार होता है। अगला हम लोग देखते हैं व्यक्ति की महत्ता। व्यक्ति की महत्ता क्या थी? फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति को महत्व पर बल दिया, नागरिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की घोषणा किया। इन्होंने नागरिक और मौलिक अधिकार के कर्तव्यों को क्या किया? घोषणा किया। जिस प्रकार से ये देश था, क्योंकि फ्रांस को मानते क्या है? फ्रांस है। और यहाँ पर जो मनुष्य रहा करते थे, या कह सकते हैं मानव रहा कर सकते हैं, मानव जो रहते थे, मनुष्य जो लोग रहा करते थे, जो जनता रहा करते थे, उसका अधिकार, मानवता का अधिकार, पहले उसका कोई अधिकार नहीं था, वो अपने से कुछ भी अधिकार कर नहीं सकता। लेकिन जब राजा का शासन खत्म हुआ, जनता का शासन आया, तो इसमें मानव अधिकार दिया गया। ये मानव अधिकार में क्या क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब खाने का अधिकार, अपना रहने का अधिकार, अपना संपत्ति को रखने का अधिकार, अपने तरह से कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। ये सारा अधिकार क्या कहलाता है? मानव अधिकार के अंतर्गत आते थे। इसका और मानव अधिकार है जिंदगी जीने का अधिकार, अच्छा तरीक़ा से रहने का अधिकार, ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं था। तो अगला करा है समाजवाद का प्रारंभ। करा फ्रांस की क्रांति में समाजवाद प्रवृत्ति को भी बदल दिया। ये फ्रांस की क्रांति हुआ, इसमें समाज के जितना भी प्रवृत्ति था, जिस प्रकार से पहले समाज में लोग रह रहे थे, उसका क्या कर दिया? अंत कर दिया, यानी कह सकते हैं खात्मा कर दिया गया।
जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। यहाँ अमीरों की जगह किसका पक्ष लिया? गरीबों का पक्ष लिया। यानी जो जो कौन थे? जैकोबिन थे। ये अमीर को ही नहीं, अमीर का समर्थन नहीं थे, किसका समर्थन थे? गरीबों का समर्थन थे। और वहाँ गरीब कितने को पाए जाते हैं? 90% लोग वहाँ क्या थे? गरीबे ही थे, यानी जिसको कहते हैं तृतीय अरेस्ट में थे। लिया उनके राजनीतिक अधिकारों को घोषणा कर दिया। और राजनीतिक यानी कि अब उस पर राजनीतिक पर भी उन गरीबों का भी क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। ये किसने घोषणा कर दिया? जैकोबिन ने घोषणा कर दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं समाज में भी क्या आ गया? बदलाव आ गया। जिस पर पहले तो जो था प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग राजनीतिक से मतलब रखते थे, लेकिन अब क्या होने लगा? गरीब वर्ग के भी लोग, सभी वर्ग के लोग भी राजनीतिक अधिकारों को महत्ता मिल गई और राजनीतिक में आ सकते थे और खड़ा होकर अपने चुनाव को अपनी तरीक़े से जीते सकते थे। अगला कह रहा वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। क्रांति की फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, कौन प्रथा? गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात का कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिया गया। हम पहले पढ़ चुके थे, जो राजा जो लुई 16वीं था उसने व्यापार पर बहुत सारे क्या लगा चुके थे? प्रतिबंध लगा देंगे। उस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया? इसके द्वारा, जैकोबिन के द्वारा क्या कर दिया गया? जनतंत्र के द्वारा, इस क्रांति के द्वारा ही इसे व्यापारियों को प्रतिबंध को हटा दिया गया। और जो आयात कर लगता था, लाने के लिए जो कर टैक्स था, उस टैक्स पर भी क्या हो गया? छूट मिल गया। करा जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। जब संबंधित को हटाया गया तो इसमें वाणिज्य और व्यापार का क्या होने लगा? धीरे धीरे विकास होने लगा। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर पहुंचा था। कौन स्थान पर पहुंचा था? द्वितीय स्थान पर। इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर कौन पहुंचा? फ्रांस। व्यापार में पहले व्यापार में कौन था? इंग्लैंड था। अब इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान पर कौन आया? व्यापार में फ्रांस आ गया। करा दास प्रथा। करा दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून, कौन मुक्ति कानून? दास मुक्ति कानून। ध्यान देने योग्य बात, कैसा बात? ध्यान देने योग्य बात, दास मुक्ति कानून। दास मुक्ति कानून कब लागू हुआ? तो दास मुक्ति कानून 1794 ईस्वी में कन्वेंशन के द्वारा हुआ। कौन कन्वेंशन के द्वारा हुआ? दास उन्मूलन कन्वेंशन के द्वारा हुआ, जिसको कौन कानून कहा जाता है? दास मुक्ति कानून का। यानी दास मुक्ति कानून में जैसे मान लेते हैं कि आपका एक क्या है? घर है। इस प्रकार से ये घर में आप क्या है? मालिक हैं। और मालिक हैं आप यहाँ पर क्या रखें? नौकर रखें। और नौकर को कहाँ से लाएँ? मंथली पर नहीं लाएँ, खरीद कर लाएँ। और सब दिन जब तक ये नौकर जिंदा रहेगा आप अपने घर पर क्या करते रहेंगे? इससे काम करवाते रहेंगे। इसी को क्या कहा जाता था? दास प्रथा। और उसमें दास प्रथा प्रचलित होता। अब तो आपको मन में आ रहा होगा, सर ये कहाँ से इसको खरीद के लाते होंगे? तो आप बताएंगे उपनिवेशक होता जो कमाने के लिए एक घर से, जिससे आपको बता देते हैं, आप अभी तो कम उम्र के हैं और आप कम उम्र के हैं, घर में कोई कारण बस लड़ाई कर दिए और घर में लड़ाई करने से कारण गुस्सा में आप क्या हो गए? भाग गए। अब आप गुस्सा में भाग गए हैं तो आप जा रहे थे ट्रेन पर कहीं दूसरे देश का राज कमाने के लिए, तो आप गुस्सा में उस ट्रेन पर कोई व्यक्ति मिला और व्यक्ति इतना बढ़िया से बात कर रहा था, तुमको लगा कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और तुमको क्या किया? पकड़ लिया। अब पकड़ कर किसी बड़े घराने में जाकर आपको क्या कर दिया? बेच दिया। और जब आपको बेच दिया तो आप बेच दिया, ये बेच कर पैसा लेकर अपना निकल गया। अब जिंदगी भर जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक इसके यहाँ क्या करते रहेंगे? खटते रहेंगे। लेकिन पहले बेचा नहीं जाता था, फुसला कर लड़कर भागता नहीं था, उसको कहता था कि चलिए आपको क्या देंगे? काम देंगे, रोजगार देंगे। क्योंकि उस समय क्या था? बेरोजगारी, फ्रांस की क्रांति जब हो रहा था तो उसमें बेरोजगार का क्या था? किसानों का हाल तो बद से बदतर हो रहा था, टैक्स पर टैक्स आ रहा था और काम मिल नहीं रहा था। इसलिए वहाँ के लोग जाते थे दूसरे जगह पर और दूसरे पर जगह जाते थे काम के तलाश में और उन्हें बेचकर दास की तरह खटाया जाता था पूरी ज़िंदगी, और उसके लिए 1 रुपया उसे दिया नहीं जाता था। इसी को कहते हैं कौन प्रथा? दास प्रथा। तो दास प्रथा का भी क्या हो गया? अंत हो गया। यहाँ कब हुआ? 1794 में। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था सन 1848 में। फिर नेपोलियन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशक से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात है, कहेगा अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। किसने? फ्रांसीसी उपनिवेशक के दास प्रथा को क्या उन्मूलन किया, यानी हटा दिया।
तो ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन पूछेगा अंतिम रूप से दास प्रथा कब खत्म हुआ, तो 1848 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या था। अगर फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, यानी फ्रांस में अभी जाकर शिक्षा आपको लेना है तो कहाँ देना पड़ेगा, चर्च में। आप ही सोचिए अगर आपको पढ़ने जाना है तो आपको कहे कि मंदिर में जाना है, क्योंकि ईसाई के लिए तो मंदिर ही, चर्च भी क्या है, एक तरह का मंदिर, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए मंदिर है, तो क्या आपको मंदिर में ही जाकर पढ़ना होगा। तो सोचिए उसी प्रकार से चर्च में इन्हों जाकर पढ़ना पड़ता था, यानी कि शिक्षा की स्थिति ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षक संस्था एवं शोध संस्था फ्रांस में खोले गए। यही कारण था कि जब सरकार पर आया इसकी जिम्मेवारी तो उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय खोला। कौन विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, और कई शिक्षक संस्था को खोला और उसके उत्तरदायित्व बने। अगला कह रहा है राष्ट्रीय कैलेंडर। कौन कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में करेंट राष्ट्रीय कैलेंडर कब हुआ, जो देखते हैं। फ्रांस में एक नई राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीने में बांटा गया था। नई जो आया था राष्ट्रीय कैलेंडर, उसके क्वेश्चन पूछेगा कि नई राष्ट्रीय कैलेंडर जो नया आया था उस किसके हिसाब से वो बांटा गया था, तो ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया था। इनका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिंडा आदि रखा गया। क्वेश्चन पूछेगा नया राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, ब्रूमेनर, या कह सकते थर्मिंडा आदि रखा गया था। अगला कहला महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्या है, फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिला भी शामिल हुई थी। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन नामक संस्था का गठन किया, जिसमें ओलंपदे गुज नामक नेत्री, कौन दे, ओलंपदे गुज नामक नेत्री की अहम भूमिका रही। क्वेश्चन पूछेगा कि महिला आंदोलन में की सबसे अधिक भूमिका किसका रही, तो ओलंपके दे नाम के। इसने किसकी स्थापना की, तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एवं रिपब्लिक वुमेन की स्थापना किया था। ये किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांस में क्रांति हो रहा था, महिलाओं के द्वारा किया गया था। इसका मेन हेड कौन था, ओलंपदे दे। करा इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार की मांग स्वीकार किया गया, और इन्हीं के नेतृत्व में जो उस समय में महिला, जिस तरीका से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए क्या है, मैन है और ये क्या है, वो मेन है। जितना अधिकार मैन को था यानी पुरुषों को था, उतना अधिकार महिलाओं को नहीं था। मान लीजिए पुरुषों को 10 प्रकार का काम करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को सिर्फ 5 ही प्रकार का काम करने का अधिकार था। तो इसके लिए वो महिला क्या किया, महिला क्रांति किया, और इसको भी इस क्रांति के द्वारा, इस क्रांति का जो हेड कौन हुआ करते थे, इस क्रांति का हेड ओलंपदे थे। तो इनके द्वारा ही इसे अधिकार में पारित कर दिया गया कि अब जब पुरुष का भी अधिकार 10 है तो महिलाओं को भी काम करने का अधिकार कितना होगा, 10। ये हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि महिलाओं को, पुरुष को 10 से काम करने का अधिकार है और पुरुष को 5 ही। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले जो था राजनीतिक में महिला सिर्फ कौन रहते थे, पुरुष रहते थे। अब राजनीतिक में कौन आने लगे, महिला भी आने लगे। इसी महिला आंदोलन के जरिए ही उनको यह अधिकार प्राप्त हुआ। कर रहा, परंतु राजनीतिक अधिकार शुरुआत उन्हें नहीं मिला, लेकिन शुरू में उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिला पाया। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने का सफल हासिल किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि महिलाओं को मताधिकार कब मिला, तो महिलाओं को मताधिकार 1946 ईस्वी में मिला। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो फ्रांस में महिलाओं का मताधिकार 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि अन्य देशों के क्रांति का प्रभाव, और बहुत सारे देशों में इस समय क्रांति हो रहा था, उसका क्या क्या प्रभाव था फ्रांस पर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी पीली वाली डिबिया। कौन डिबिया, पीली वाली डिबिया। पीली वाली डिबिया में अन्य देशों का प्रभाव है। अन्य देशों के कितने, 4 देशों के प्रभाव है। पहला कौन, इटली पर प्रभाव। इस
फ्रांस की क्रांति पर कहाँ पड़ा? इटली पर भी प्रभाव पड़ा। और कहाँ? जर्मन पर भी प्रभाव पड़ा। और जर्मन पर भी प्रभाव पड़ा, पोलैंड पर भी प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड। तो कह सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है 4 राज्यों पर तत्कालीन में प्रभाव पड़ा। कौन कौन? इटली, जर्मन, पोलैंड, इंग्लैंड। इटली, जर्मन, पोलैंड, इंग्लैंड। इटली, जर्मन, पोलैंड, इंग्लैंड। इटली, जर्मन, पोलैंड, इंग्लैंड। कितने पर पड़ा? 4 देशों पर। कौन टिली? इटली। कौन मनी? जर्मनी। कौन लैंड? पोलैंड। कौन लैंड? इंग्लैंड। ये चारों देशों पर प्रभाव पड़ा। तो हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। यानी कि मेन रूप से फ्रांस की क्रांति का मेन किरदार कौन था? हीरो कह सकते हैं, नेपोलियन ही था। वहाँ भी पूछा, इटली और जर्मनी पूछा तो इसको स्वागत किया गया है न, किया गया। क्रांति का अग्रदूत कहा गया, यानी कि आप ही जो क्रांति करने का अग्रदूत, यानी कि आप ही आगे आइएगा तो इस क्रांति संभव हो पाएगा कहकर स्वागत किया। इसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देना कार्य किया। और जितना भी राष्ट्र देश था उस सभी को कहने लगा कि क्या? नागरिकता का, राष्ट्रीयता कहने लगा कि आप अपने राज्य को भी क्या बना सकते हैं? राष्ट्रीयता बना सकते हैं या राष्ट्र बना सकते हैं। करा इटली पर प्रभाव, इटली पर क्या प्रभाव पड़ा जो हम लोग देखते हैं। करा इटली पर प्रभाव, इटली इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्र कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज स्थापित किया। और नेपोलियन ने ही क्या था, इस अपना सेना है भेजा। इटली जो था बहुत गुटों में बटा हुआ था, 2-3 गुटों में। इस सब पर विजय प्राप्त कर एक को बनाया। कौन? नेपोलियन ने। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली में भी भावी एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। यही कारण हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही इटली में भी राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रस्तावित हुआ। अगला देख रहे हैं जर्मनी की प्रभाव। जर्मन में क्या प्रभाव पड़ा? तो जर्मनी में भी इस समय छोटे छोटे 300 राज्य थे। तो जर्मन में छोटे छोटे उस समय कितने राज्य थे? 300 राज्य थे, राज्य में विभक्त थे। 300 राज्यों में विभक्त था जो नेपोलियन के समय से 38 राज्यों से सीमित हो गया था। नेपोलियन के से कितने राज्यों से सीमित हो गया था? 38 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में शामिल हो गया। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी की एकीकरण को बल दिया। यही कारण है सभी को प्रयास करते 38 राज्यों में से 300 छोटे छोटे राज्य थे। 300 छोटे छोटे राज्य को कितना में? मात्र 38 गो में बदल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन के प्रयास से जर्मनी में कितने राज्यों को 38 राज्यों में समेटा गया? तो 300 राज्यों को 38 राज्यों में समेट कर लाया गया, एकीकरण करके लाया गया। या कह सकता क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे 300 राज्य थे, इसे कितनों राज्यों में एकीकरण कर दिया? तो 300 छोटे छोटे राज्यों को 38 राज्यों में एकीकरण कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं पोलैंड का प्रभाव किस तरीका से था। जर्मन में अपनाया और चलकर इसमें जर्मनी को एकीकरण का बल दिया। पोलैंड पर प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड ने स्वतंत्रता की लहर फूकी। और यही नेपोलियन ने ही क्या पोलैंड के प्रभाव से भी प्रभावित होकर जाकर वहाँ जो नेपोलियन को क्या कहा जाता था? अग्रदूत कहा जाता था। इसको पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर इसी ने दौड़ाया। पहले यह रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। पोलैंड जो था रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। यद्यपि पोलैंड की शीघ्र आज़ादी, पोलैंड की कौन आज़ादी? शीघ्र आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उसने राष्ट्रीयता का संचार किया। नेपोलियन ने तो पूर्ण रूप से पोलैंड को स्वतंत्र नहीं कर पाया, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहन पूरे देश को ही किया। लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया। एक लंबी अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो गया। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पोलैंड का जो राज्य था स्वतंत्र रूप से क्या हो गया? कायम हो गया। तो अगला हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड का प्रभाव। इंग्लैंड का क्या प्रभाव हुआ जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था तो इस समय इंग्लैंड में भी प्रभाव कुछ हुआ।
इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड के आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। और यही हुआ जो इंग्लैंड आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। फिर भी इस क्रांति को इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहाँ का जनता भी समाजवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। इंग्लैंड में जाकर ये नेपोलियन क्या किया, इंग्लैंड में भी जाकर विजय अभियान चलाया, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में ही नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि नेपोलियन क्या हो गया, हार हो गया। लेकिन इतना तो हुआ कि इतना असर पड़ा कि वहाँ भी के लोगों को में खिलाफ समाजवाद का खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो गया। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात है। कैसा योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात। संसदीय सुधार अधिनियम इंग्लैंड में कब पारित हुआ? तो 1832 में। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 1832 में इंग्लैंड में क्या चीज़, कौन सा अधिनियम आया? तो संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदार की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रस्ताव हुआ। यानी कहने संसदीय सुधार अधिनियम में क्या हुआ, जो जमींदार का जो शक्ति था, जमींदार का जो शक्ति हुआ करता था, जो जमींदार पूरे अपने खेतों पर राज करता था, उस शक्ति को खत्म कर दिया गया। और इस शक्ति को खत्म करने के बाद क्या कर दिया गया, इस शक्ति को खत्म करते ही यहाँ सारा ताकत किसको दे दिया गया, यहाँ के जनतों को दे दिया गया और जनता के अनेक सुधारों का मार्ग प्रस्ताव हुआ। भविष्य में इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत अधिक योगदान था। और यही एक बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति कारण है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की क्रांति, यानी कि इंग्लैंड में विकास हुआ किसका, उद्योग का। यानी कि कह सकते हैं उद्योग का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। फ्रांस की क्रांतियों के कारण यह संभव हो सका। अब हम लोग देखते हैं कि क्रांति का स्वरूप क्या है, जो हम लोग देखते हैं। क्रांति का स्वरूप यह है, फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप में संबंध के विषय में कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी। इसमें कोई निश्चित नहीं था कि यह क्रांति होगा, पूर्ण रूप से हो पाएगा सफल या पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा, यह पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता था। अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों को होती है। इसका जो क्रांति की जो दिशा था, यानी कि क्रांति जो जिस तरीका से चल रहा था, इसमें कोई गारंटी नहीं था। जिस प्रकार से छोटे मोटे क्रांति होती है, उसी प्रकार से इस क्रांति में भी हुआ करता था, इसमें कोई निश्चित नहीं था। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चय करने के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उस क्रांति के क्या कारण थे। उस क्रांति में समाज के किस वर्ग को लोग ने मुख्य रूप से भाग लिया। तो लेकिन फिर भी कोई महान तो नहीं था, यानी कह सकते हैं कि कोई छोटे जिस प्रकार से कोई क्रांति होता उसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इसमें लोग, तो फिर भी हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि लोगों में इतना चलकर ये बड़े क्रांति के रूप में ले लिया और ये बहुत सारे देशों को भी क्या किया, अपने साथ साथ बहुत सारे देशों को भी प्रभावित किया। तो उस क्रांति में से किस वर्ग के लोगों को अधिक लाभ हुआ? कई इतिहासकों ने सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई मध्यवर्गीय क्रांति कहते हैं। यानी कहने बुर्जुआई का मतलब होता है मध्यवर्गीय, यानी बहुत सारे 1789 की जो क्रांति हुआ था, बहुत सारे इतिहासकारों कहते हैं ये मध्य वर्ग के क्रांति था, क्योंकि इसमें जो क्रांति में जो भाग लिए थे ये कौन वर्ग के थे? मध्य वर्ग के। मध्य वर्ग आते हैं किसमें? तृतीय अरेस्ट में आते थे। तो इसमें कहा गया कि ये मध्य वर्ग के क्रांति था। उनके अनुसार इस क्रांति ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगत दूसरे विशेषाधिकार वर्ग का शासन स्थापित कर दिया। इस क्रांति से क्या हुआ, जो पहले जो एक प्रकार के जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में जो लोग रहते थे, उस स्टेट में रहने वाले लोगों को जो शासन था, ताकत था, अब वही अधिकार छीन कर किसको दे दिया गया? शासन स्थापित कर दिया, तृतीय अरेस्ट वाले लोगों को स्थापित कर दिया गया। फ्रांस में मध्यवर्गीय के पास पूंजी की कमी थी। फ्रांस में जो मध्यवर्गीय जो पास था उसके पास पैसे की कमी थी। ये यदा कदा सरकार को कर्जे देने का काम भी किया करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पैसा जो होता था जो सरकार को, फिर भी पैसा कम रहने के बावजूद भी किसी न किसी तरीक़ा से सरकार को पैसा दिया भी करती थी। जिस प्रकार का आपके पास पैसा ना भी रहते होगा, फिर भी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते होंगे तो अपने दोस्त से, फ्रेंड से लेकर उसे क्या करते होंगे? दे दिया करते होंगे।
और या काम कर लिया करते होंगे। कह रहा फ्रांस में मध्यवर्गीय के पास पूंजी की कमी थी, यदा सरकार को कर्ज भी करते थे, काम भी करते थे, लेकिन सत्ता में इनकी कोई भी सहभागिता नहीं थी। लेकिन सत्ता यानी कि सत्ता में कहने वाला सरकार में कोई भी इनके पास ऐसा ताकत या प्रशासन नहीं था, व्यवस्था था जिसमें यह भी सरकार में जाकर शामिल हो सके मध्यवर्गीय के लोग। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, यानी कि कह सकते इससे हमको यही से एक पता चलता है कि फ्रांस के जो क्रांति के जो थे उसमें बहुत सारे क्या थे, योग थे, यानी कि बहुत सारे कारण थे। यह मध्य वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जन चेतनाओं का जागृत करना क्रांति का अवश्यभाविक बना दिया। यही कारण था कि जो स्वभाव शामिल नहीं था, उन्हें न तो पैसा दिया जाता था, न तो उनसे सिर्फ टैक्स वसूला जाता था, न उनके पास कोई अधिकार था, न व्यापार के अधिकार था। सारा अधिकार तो सरकार के पास था, राजनीतिक के पास है। राजनीतिक में इनको बैठने नहीं दिया जाता था। यही असंतोष के कारण इन लोग ने एक क्रांति का शुरुआत किया। जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्य वर्ग के थे। और जितने भी जो दार्शनिक से बौद्धिक चेतना जताई उस सब कौन वर्ग के थे, मध्य वर्ग के थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्य वर्ग के थे। और जितना भी क्रांति में जो नेता जो थे, क्रांति के जो हेड हुआ करते थे, जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्रांति हुआ था तो नेता रहते थे, सुभाष चंद्र बोस रहते थे, और सुभाष चंद्र बोस रहते थे, गांधी जी रहते थे। इस प्रकार से यहाँ इशारा हुआ करता था। मध्य वर्ग के भी नेता, उसी प्रकार से यहाँ भी मध्य वर्ग के ही नेता थे जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। जिन्होंने क्रांति का क्या किया, संचालन किया, यानी क्रांति इन्हीं के द्वारा चलाया जाता था, इन्हीं नेताओं के द्वारा। यह सच है कि मजदूर तथा किसान ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया। यानी कि ये हम ठुकरा नहीं सकते हैं, क्रांति को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था, मजदूर और किसानों का था। लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई, लेकिन मजदूर और किसान ने ही क्रांति को सफल बनाया। इसके बावजूद भी मजदूर और किसान कोई नेता बना नहीं, इसके हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता का कहने का मतलब जिस प्रकार अभी सत्ता बिहार में किसका सत्ता चल रहा है, नीतीश कुमार का, तो उसमें आप शायद ही देखते हैं मजदूर या किसान के लोग शायद ही कोई नेता हुआ करते होंगे या कोई नेता होंगे। करा कि 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा साम्यवाद की समाप्ति हुई तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ने स्पष्ट कर दिया कि क्रांति पर बुर्जुआ वर्ग हावी हो गया था। कौन वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। अब बुर्जुआ वर्ग किसको कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग मध्य वर्गीय लोगों को ही कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। यानी बुर्जुआ वर्ग यानी कि मजदूर किसान और मध्य वर्गीय को लोगों को ही क्या कहा जाता है, बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ। यानी कि फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा किसको लाभ हुआ, मध्य वर्ग के लोगों को लाभ हुआ। क्यों मध्य वर्ग के लोगों को लाभ हुआ, क्योंकि सबसे असंतोष कौन थे, मध्य वर्ग के लोगों। क्रांति भी किए थे कौन, मध्य वर्ग के लोगों ही, तो लाभ भी किसको प्राप्त हुआ ज़्यादा, मध्य वर्ग के लोगों को ही। साधारण जनता को तो मताधिकार भी नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके द्वारा असेंबली के द्वारा कानून बनाकर मिलों में जो मजदूर संगठन बनाते थे उस संगठन पर भी क्या बना दिया गया, यानी कि संगठन पर भी प्रतिबंध यानी कि रोक लगा गया। और इसमें मजदूरों में जो कि फैक्ट्री में जो काम करते थे रहते थे कौन, मजदूर या किसान। यानी कि फिर से मजदूर और किसानों को फिर वही जलील की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। क्रांति का नारा स्वतंत्रता था। क्या था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति में क्रांति का नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता। तो ध्यान देने योग्य बात है, कौनतंत्रता, स्वतंत्रता, कौन्नता, समानता, कौनधुत्वता, बंधुत्वता का प्रयोग पादरियों द्वारा समानता एवं विशेष अधिकारियों को समाप्त करने एवं मध्य वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं प्राप्त करने के लिए था। सन 1789 ईस्वी में 1815 तक शासन पर मध्य वर्ग का ही अधिकार रहा। तो कह सकते क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य वर्ग का अधिकार फ्रांस में कब तक रहा था, 1789 से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा।
यही कारण था कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का स्थायी प्रयास किया था। यही कारण था कि जैकोबिन जो था सर्वहारा वर्ग आता कि सर्वहारा वर्ग में आते हैं कौन कौन? मजदूर, किसान, वकील, डॉक्टर, जज, शिक्षक, है न, कौन वर्ग में आते हैं? सर्वहारा वर्ग में। तो इसी प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लोगों को किसके द्वारा? जैकोबिन के द्वारा एक अधिकार, राजनीतिक अधिकार का मांग कराया गया, जो अस्थायी प्रयास था, यानी कि पूर्ण रूप से ये हो पाया नहीं, अस्थायी नहीं था। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यवर्गीय था। यानी कि इससे पता चलता है कि जो फ्रांस की क्रांतियों का स्वरूप जो था किसके द्वारा था? मध्यवर्गीयों के लोगों द्वारा, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। क्रांति के नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इन्हीं वर्गों को प्राप्त हुआ। क्रांति का शुरुआत किसने किया था? मध्य वर्ग के लोगों के लिए। और सबसे लाभ किसको प्राप्त हुआ? मध्य वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ करा। निष्कर्षतः सन 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी। अब इसी तो कह सकते हैं इसका निष्कर्ष एक ही निकलता है। हम लोग जानते हैं कोई भी काम करेंगे उसका एक निष्कर्ष निकलेगा, और इसका निष्कर्ष एक ही था कि 1789 के फ्रांस की क्रांति जो हुआ उसमें एक ही चीज़ सामने आया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव पड़ी, मानवाधिकार की रक्षा हुआ। साथ ही यूरोप के अन्य देशों में भी इन विचार को प्रभावित हुआ और वहाँ भी सुधार एक नए युक्ति का सिलसिला शुरू हो गया। इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही धीरे धीरे वहाँ के सभी यूरोप में सभी राष्ट्रों में सभी राज्यों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की मांग होने लगी। और यहीं से कह सकते हैं कि यहाँ के यूरोप में पूर्ण रूप से फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही स्वतंत्रता का एकीकरण का पूरे राष्ट्र में यहाँ से ही शुरुआत हुआ। तो दोस्तों आज यहाँ ख़त्म हुआ फ्रांस की क्रांति चैप्टर 3। हम लोग इसको कल इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी इसका कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और आपको एक दिन ऐसा आए कि हम आपको लाइव आकर पढ़ाएं। तो आपको वीडियो देखने के लिए अंत तक आपका धन्यवाद।